बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। बेटा राइज़ के इस प्लेटफॉर्म से हमने जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है उसमें आज सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का, जिसमें हम एक बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन से पहले एक और मेन हेडिंग ऊपर मौजूद है विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हमें ये जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बुनियादी वजह जो है बेटा वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा तादाद में होने की वजह से हम सभी को नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बहुत ज़्यादा वैरायटी है उस वैरायटी की वजह है ये चार प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें सबसे पहले है कैटिनेशन, कि कार्बन के कंपाउंड्स चूंकि ऑर्गेनिक हैं और कार्बन में सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इसके बाद मल्टीप्लिसिटी है इसमें, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ बहुत से कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट पूरा टॉपिक इसी के मुतालिक पढ़ा था। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर रिएक्शन करके मजीद कंपाउंड्स को जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में हैं एंड वी नीड टू क्लासीफाई देम। अब यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन, जो हम पहली क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उस बुनियाद पे हम पहली क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे हमारे पास दो तरह के हैं ये कंपाउंड्स। एक को हम कहते हैं ए साइक्लिक और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये ए साइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास कंपाउंड्स के जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट नहीं होते। जिस तरह ये देखिए, ये हमारे पास बेटा यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब भी ये डॉट लगाया जाता है इसका मतलब होता है 1 कार्बन एटम। तो ये 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम एंड 4 कार्बन एटम्स। अब इसके टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। और जिसमें हम क्या कर देते हैं, टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है। तो दे में भी ए साइक्लिक और साइक्लिक। फिर आगे जो ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं बेटा वो फर्दर जो हैं हमारे पास दो तरह से हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और इससे फर्दर भी इनकी आगे जो है वो कैटेगरीज हैं जिसमें ये स्ट्रेट और ब्रांच दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल्स लिखी हैं, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज ही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कैटेगराइज करना चाहें अपनी फर्स्ट एग्जांपल को, दिस वन। अब ये जो मिसाल है इसको आप गौर से देखिए, इसमें वही बात मौजूद है जो मैंने पहले डिस्कस की कि इस चीज को हमने क्या कंसिडर करना है, ये हैं कार्बन एटम्स। और यहाँ पे कार्बन एटम इस तरह सीरीज में लगे हैं। अगर आप गौर करें तो ये किस कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। अगर आए दिस कंपाउंड इज, दिस गिवन कंपाउंड इज, और नीचे आप ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं ए बी और सी डी वगैरह, इसमें जो ऑप्शन होगी वो क्या होनी चाहिए। अब इस कंपाउंड को आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या ये कंपाउंड एक साइक्लिक है या ये ए साइक्लिक है। तो जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये साइक्लिक नहीं है, ये कंपाउंड ए साइक्लिक है, इसमें टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं है। अब ए साइक्लिक में फर्दर दो हैं ऑप्शंस, कि ये सैचुरेटेड है या ये अनसैचुरेटेड है। तो आप प्लीज इसको फोकस करें आप, ये एक स्ट्रेट है और इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास है ए साइक्लिक कंपाउंड। फिर ये सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड में भी ये क्या है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट की कैटेगरी में हम फिर इसको यहाँ पे ला के लिख सकते हैं कि ये इस कैटेगरी की एग्जांपल है। तो इस कंपाउंड का नाम परफेक्टली क्या होना चाहिए, इस कंपाउंड का नाम है स्ट्रेट सैचुरेटेड एसाइक्लिक, SSA
स्ट्रेट सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है ये। तो इस तरह से अगर हम सेकंड में देखते हैं, इस सेकंड कंपाउंड को अब आप कैटेगराइज करिए, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो आप इस कंपाउंड को देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन के तो 4 एटम्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक ब्रांच भी नजर आ रही होगी, क्योंकि सीरीज ये बनेगी, ये स्ट्रेट चेन बनेगी और ये इसमें क्या है, एक ब्रांच मौजूद है। तो अब आप इसको कैटेगराइज करिए, ये किस कैटेगरी में आएगा। तो जब भी आपके पास, देखिए आपके पास सामने एक कंपाउंड आता है या उसका नाम आता है, अब आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसको अगर हमने देखना है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये पहली बात तो ये साइक्लिक नहीं है, ये एसाइक्लिक है। फिर दूसरी बात ये है कि एसाइक्लिक में ये सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, और सैचुरेटेड में ये स्ट्रेट है या ब्रांच, इट इज ए ब्रांच्ड कंपाउंड। तो हम इसको इस जगह पे फॉल करेंगे, सो इट इज ए ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड, ब्रांच सैचुरेटेड एसाइक्लिक। तो इसका जो कोड हम दे रहे हैं वो है ब्रांच्ड सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको ऑप्शन ऐसी आ सकती हैं कि दिस गिवन कंपाउंड इज ब्रांच सैचुरेटेड एसाइक्लिक, स्ट्रेट सैचुरेटेड एसाइक्लिक। तो ये ब्रांच सैचुरेटेड एसाइक्लिक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को मैं नंबर देता हूं 3। ये जो कंपाउंड है इसमें अब आप खुद से थोड़ा सा जनरेट करिए, यस, अपने दिमाग में इस स्ट्रक्चर को ला के अब आप देखिए कि इनमें से किस कैटेगरी में ये फॉल होना चाहिए। गौर करिए अब आप, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये आपके पास एसाइक्लिक है, यस इट इज एन एसाइक्लिक कंपाउंड। और एसाइक्लिक में क्या है, ये सैचुरेटेड तो नहीं है, इसमें ये एक डबल बॉन्ड शो किया जा रहा है। इस स्केलेटन फॉर्म में अगर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड हम इसको यहाँ पे शो करेंगे, जिस तरह ये नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको देखिए, ये हमारे पास है तो ये एक स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट में ये सैचुरेटेड नहीं बल्कि क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये इसमें क्या होगा, ये एक स्ट्रेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस तरह से इसकी ऑप्शंस जनरेट की जाती हैं। अब हर एमसीक्यूज के लिए अब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी के एमसीक्यूज है और किस कैटेगरी में ये फॉल करेगा। तो इस तरह से आपने इसको, इसमें एक ऑप्शन जो हमारे पास रह गई, दिस फोर्थ वन। जी हाँ, अगर आप इस फोर्थ वन को देखते हैं, यस यस सोचिए इस पे क्या होना चाहिए इसको। जी हाँ, इसको हम लेके आएंगे किस कैटेगरी में, इस वाली। ये एक ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड और एसाइक्लिक कंपाउंड होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये बेटा आपके पास एक इसकी फोर्थ। अब इसमें हम जब मूव करते हैं किस जानिब, साइक्लिक कंपाउंड्स की जानिब, तो साइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद रहती है और इसकी क्लासिफिकेशन भी फर्दर ज़रा डाइवर्सिफाइड है। तो ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स किस तरह से होते हैं, ये भी 2 कैटेगरीज के हैं। इनमें एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, यकीनन हमने पढ़ा हुआ है, होमो मीन सेम और हेट्रो मीन डिफरेंट। इसमें साइकिल के अंदर एक जैसे ही एटम रहते हैं। अब जरा आप सोचिए, क्या अगर मैं सल्फर के एटम्स को जोड़ दूं ऐसे करके, सारे एटम सल्फर के हों, तो क्या ये होमोसाइक्लिक होगा? यकीनन होगा भाई। होमोसाइक्लिक में एक जैसे एटम होने चाहिए ना साइकिल में, तो ये हैं एक जैसे एटम साइकिल में। लेकिन इसमें बुनियादी डेफिनेशन ही मिसिंग हो जाएगी, क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर के नहीं होते, कार्बन के होते हैं, यानी उसमें सिर्फ रिंग जो है वो कार्बन का होता है। तो होमोसाइक्लिक का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। अच्छा, होमोसाइक्लिक में अब आपने जो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है बेटा, वो ये है कि होमोसाइक्लिक जो हैं ये एरोमेटिक हो सकते हैं या ये एलिसाइक्लिक हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना बेटा, इनको हमें कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना होता है।
एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं इस पे थोड़ी सी तफसील आपको लाजमी तौर पे समझनी चाहिए कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स किन को कहेंगे। बुनियादी तौर पे हमने एक चीज़ सीखी है और वो ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हम आम तौर पे उन कंपाउंड्स को कह देते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये बात सही नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बुनियादी तौर पे ऐसे कंपाउंड है जिसमें इन जनरल ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, और भी हो सकती है लेकिन आपके अभी तक के लिए ये 3 चीज़ों को अगर आप देखें तो आप इजीली इसको जज कर जाएंगे। वो 3 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं कि अगर आपने एक कंपाउंड होमोसाइक्लिक है, कार्बन कार्बन का है, अब आप देखने हैं कि ये एरोमेटिक है या ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो अब आपने एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट बी साइक्लिक। जी हाँ, उसमें एक रिंग बनना चाहिए, जिस तरह ये रिंग यहाँ पे इसकी एक कंडीशन में मौजूद है, तो ये इसमें रिंग होना चाहिए। फिर दूसरी बड़ी अहम बात वो क्या है, इस फार्मूले को फॉलो करना चाहिए, यानी उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इस फार्मूले के मुताबिक होने चाहिए। वो फार्मूला क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n कहते हैं हक्कल्स नंबर को, हक्कल्स नंबर को। हक्कल्स नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड। अच्छा, अगर आप गौर करिए यहाँ पे 0 पुट करिए, इस फार्मूला में आप 0 पुट करिए। मैं यहाँ पे इस फार्मूला में 4n की जगह पे 0 पुट करता हूँ और +2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी के अंदर, किसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे उससे, एक, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जिस मॉलिक्यूल के अंदर, साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो भी एरोमेटिक हो सकता है। अच्छा, या दूसरी ऑप्शन क्या है, n की वैल्यू हक्कल नंबर 1 रख दें यहाँ पे। अब 1 नंबर रखें आप यहाँ पे। अब आप देखिए कि क्या आंसर आएगा। अब आंसर आपका आएगा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके बात जो है वो समझ में आनी चाहिए कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन, हम कॉमनली कहते हैं कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेंजीन is not only an aromatic compound, benzene is one of the aromatic compound, तो बेंजीन भी इसमें से एक हो सकती है। और तीसरी बात, यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे तो यकीनन आपका आंसर आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपने अपनी आसानी के लिए या तो आप पाई इलेक्ट्रॉन गिन लें या आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लें। तो अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिनेंगे तो पाई बॉन्ड्स की तादाद होनी चाहिए 1 3 5 7, यानी 1 पाई बॉन्ड हो, 3 पाई बॉन्ड हो, 5 हो या 7 पाई बॉन्ड हो। या अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 6 10 14, ये फिर आप इस तरह से आएंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में, साइक्लिक मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो भी हम उसे क्या कहेंगे, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरी बहुत अहम बात वो क्या कि ये जो है इसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो पाई हैं वो रेजोनेट करते हो, मूव करते हो, स्टेशनरी ना हो। तो अगर ये 3 बातें इसमें आपको मिलती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। फिर उनमें से ये कैटेगरी की जा सकती है कि जिनमें बेंजीन रिंग होगा उसे कहेंगे बेंजोइड एरोमेटिक, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा उन्हें कहेंगे नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। अब आप जरा आइए ऊपर जो एग्जांपल्स हैं उस पर, उन एग्जांपल्स की तरफ देखें। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में ये आपके पास मॉलिक्यूल है 5th वन, ये 6th वन है, ठीक है, और ये हमारे पास 7th वन है। तो मैं पहले आपको कहूँगा आप इस 7th MCQs को डिस्कस करिए।
सेवंथ जो ऑप्शन है इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो सेवंथ ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है, जरा सोचिए इस बात पे कि क्या ये एरोमेटिक है या ये नहीं है। जी हाँ, यस, थिंक अबाउट इट। इसमें साइक्लिक फॉर्म है, यस है साइक्लिक फॉर्म, तो ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल तो है। दूसरी बात, साइक्लिक मॉलिक्यूल के बाद इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं बेटा? एक पाई बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यकीनन सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन है, क्या ये पाई बॉन्ड मूव करता है? इसमें अब आपने सोचना है बेटा, चूंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कैटाइन है, और ये मॉलिक्यूल अपना चार्ज शिफ्ट, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये अपने चार्ज के को रेजोनेट कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो यकीनन ये भी एक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसमें रिंग तो बेंजीन नहीं है, तो फिर इसे हम किस कैटेगरी में लिखें? इट इज ए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजोइड भी हो सकते हैं और नॉन बेंजोइड भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी मिसाल तो ले चुके हैं कि ये एक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आप इसको देखिए, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें वो सारी कंडीशंस क्या हैं देख लेते हैं। क्या इसमें साइक्लिक फॉर्म है? देखिए ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं? जी हाँ, नजर आ रहा है, ये एक क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और पाई बॉन्ड्स की तादाद। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की तादाद है इसमें 5 और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 10। जी हाँ, ये भी क्या है? ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड, और ये देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो ये रेजोनेट भी करेंगे, यानी ये कॉन्जुगेशन भी करेंगे। तो इसका मतलब है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे इस कैटेगरी के अंदर। ये एक बेंजोइड एरोमेटिक है, ये एक बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये नॉन बेंजोइड भी हो सकते हैं और बेंजोइड भी हो सकते हैं। ये बहुत ही अहम बात थी, इस पे आपका एमसीक्यू गलत किया जा सकता था, ठीक है? तो इसको अब आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक अगर एरोमेटिक ना हो, यानी ये कंडीशन फुलफिल ना हो, मिसाल देता हूं, बहुत ही अहम मिसाल। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा ये वाला 6th वन। अब हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, देखिए इसमें ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद है 2। हालांकि ये पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन करने चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए डबल सिंगल यानी अल्टरनेट पोजीशन पे तो आ चुके हैं ना, लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। हक्कल्स जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा, जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे? 2 या 6, और इसमें 2 डबल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड्स की तादाद, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी 4। इस वजह से इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक नहीं है तो फिर ये क्या होगा? एलिसाइक्लिक होगा। अब एलिसाइक्लिक में अगर आप आते हैं तो एलिसाइक्लिक तो 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड और एक को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड तो नहीं है, एलिसाइक्लिक तो है, तो ये फिर आपके पास अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में फॉल करेगा, यूं करके। तो ये हमारे पास इट इज एन अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक हो की बात? ओके, नाउ ये 5th एग्जांपल हमने मिस की थी यहाँ पे। 5th जो है ये भी साइक्लिक तो है भी होमोसाइक्लिक। उसके बाद एरोमेटिक तो नहीं है, कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, और एलिसाइक्लिक में क्या है? ये एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये इस तरह से जब भी आप कंपाउंड देखेंगे तो पहले आप देखेंगे वो ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, फिर उस ए साइक्लिक है तो उस तरफ मूव करेंगे, साइक्लिक है तो हमारे पास ये कैटेगरीज आएंगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड हैं उनमें हमारे पास हेट्रो एटम होता है, यानी एक डिफरेंट एटम।
हेटेरो मीन डिफरेंट होगा, यानी रिंग के अंदर कार्बन कार्बन के अलावा कोई और एक एटम और भी शामिल हो सकता है, और मोस्टली वो डायटोमिक ही होगा, ठीक है, या ट्राइटोमिक होगा, जिसमें शामिल मोस्टली जो है ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन है। जिस तरह ये देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल जो है 9 एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अब ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में है ना। एक को हम क्या कहते हैं, जी हाँ, एक को हम कहते हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। इसमें भी एरोमेटिसिटी हो सकती है ना। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें कंडीशंस वही फुलफिल होंगी, साइक्लिक, हक्कल्स रूल, कॉन्जुगेशन। अब कई बच्चे ये कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि सर ये वाला कंपाउंड किस तरह है जिसमें बॉन्ड तो 2 ही नजर आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड है, और आपने इसको पहले उस कैटेगरी में फॉल कर दिया, इसमें अनसैचुरेटेड में। अब आप इसको कैसे डिस्कस करेंगे? तो यकीनन इससे लॉजिक तो होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा हिंट इसमें वाज़े कर दिया है, अब गौर करिए इस पे। इसमें कंपाउंड साइक्लिक है और हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन के अलावा, और उसमें पाई बॉन्ड्स 2 हैं बेटा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी इन्वॉल्व है। तो इस पेयर को भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज पेयर के तौर पे इंक्लूड करेंगे रिंग में। तो ये कुल मिला के हमारे पास 2 इसमें है, 2 इसमें, और ये लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे, तो कुल कितनी तादाद हो जाएगी? 6। और फिर ये इस कैटेगरी में आएगा। साइक्लिक तो था ही, ये भी हो गया। फिर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है लॉन पेयर, तो कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व होगा, एंड दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो ये जो 9 नंबर एग्जांपल है, 9 वाली, ये भी एरोमेटिक में है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थायोफीन। ये आपके पास थायोफीन जो है, इसमें भी सिमिलर कंडीशंस मौजूद हैं। तो थायोफीन भी क्या होगा? इसी तरह का कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। देन हमारे पास है 11 जो एग्जांपल है, दैट इज पिरिडीन, ठीक है। इसमें अब देखिए, इसमें भी एक चीज बहुत अच्छी मौजूद है इसके स्ट्रक्चर में। इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये दोनों एरोमेटिक हैं लेकिन डिफरेंट क्लास से, डिफरेंट कैटेगरी से। इसमें जो लॉन पेयर है ना बेटा, इसमें वो आउटसाइड है, और बाकी 3 पाई बॉन्ड्स पूरे हैं, साइक्लिक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लें तो बेंजीन जैसे 3 पूरे बॉन्ड्स 3 और पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पूरे हैं, और कॉन्जुगेशन भी है। तो ये भी आपके पास इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इस जैसा है, लेकिन ये भी अपने अंदर लॉन पेयर इन्वॉल्व करता है, ठीक है, पायरोल जो है। तो ये अब आपके पास, अच्छा अगर इनमें से पूछा जाए, इन सभी में से, कि सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किस में अच्छी होगी, विच इज द मोस्ट एरोमेटिक, अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दे ऑल आर एरोमेटिक, 9, 10, 11 एंड 12, बट विच वन इज द मोस्ट एरोमेटिक? बेटा वो मोस्ट एरोमेटिक जो होगा वो आपके पास दिस वन, ये हमारे पास एक मोस्ट एरोमेटिसिटी इसमें है। क्यों? इसमें जब ऑक्सीजन अपना पेयर इन्वॉल्व करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा ना, तो वो इतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं करवाएगा इसमें कॉन्जुगेशन इतनी आसानी से नहीं होगी। सिमिलरली इसमें से भी नहीं होगी, लेकिन इसमें भी ऐसा मसला नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने के बाद। अच्छा, पिरिडीन इन सबसे अच्छी बेस भी है, मोस्ट बेसिक भी है, मोस्ट एरोमेटिक भी है, और ये मोस्ट बेसिक भी है। तो ये 2 बातें आपने इसके मुतालिक याद रखनी है कि विच वन इज द मोस्ट एरोमेटिक एंड विच वन इज द लीस्ट एरोमेटिक। लीस्ट जो है ना बेटा वो ये होगा एरोमेटिक, लीस्ट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक तो ये चारों थे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक है वो है आपके पास पिरिडीन, और लीस्ट जो है वो थायोफीन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी इन्वॉल्व करने में। ओके, ये आपके पास एक कैटेगरी हमारे पास क्या होगी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे, ऑब्वियसली ये वाला जो कंपाउंड है इसको देखिए,
ये आपके पास एक सैचुरेटेड क्या है, एक ये आपके पास सैचुरेटेड है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है। इस तरह अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आएगा तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो ये एक बात बेटा आपने याद रखनी है इसमें कि ये हमारे पास इस तरह से क्लासिफिकेशन है कि आपके पास कोई कंपाउंड आए और आपने इसको क्या कर लेना है, कैटेगराइज कर लेना है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन तो स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे थी। एक और भी क्लासिफिकेशन इसमें मौजूद रहती है, कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर भी एक क्लासिफिकेशन इसमें मौजूद रहती है, आपने उसको भी देखना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड काम है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू, ये आपको याद करना होता है। इसमें जो आसान मेथड हो सकता है या जिस तरह से एमसीक्यूज बन जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिस फंक्शनल ग्रुप में, वो बताइए कौन सा है। तो आप इसको याद भी ऐसे ही करिए, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निक होगी। इसमें देखिए कि ये हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, वो एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। और भी हो सकते हैं, आप अपनी किताब में जो फंक्शनल ग्रुप वाला पेज है उसमें देखिए, इस तरह से याद करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इस तरह CHON, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटामाइड। इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, एसिड, हैलाइड। इस तरह CN, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अमाइंस हैं, इमीन्स हैं और साइनो कंपाउंड हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, थायोल कंपाउंड्स हैं। तो ये अब आप इस तरह से करके इसकी कैटेगरीज बनाते हैं तो इट विल बी रादर ईजियर देन कि आप हर एक कंपाउंड को इंडिविजुअली याद रखें, वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने एरोमेटिसिटी को जज करना है और कंपाउंड को किस तरह से देखना है। और स्केलेटन फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। बेटा एमसीक्यूज जो हैं वो आपने लिखे लिखाए एमसीक्यूज को वो तो प्रैक्टिस में हम आपको देंगे। द मेन थिंग इज, जो लेक्चर का मकसद होना चाहिए वो ये है कि आपको एमसीक्यूज बनाने की सलाहियत से जो है ना वो रोशनास किया जाए इसके। यानी आप एमसीक्यूज को टिक ना करिए बस कि एमसीक्यूज आए ABCD और मैंने इसमें से ये, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एमसीक्यूज जो जनरेट करने की सलाहियत है कि ये बात एमसीक्यूज हो सकती है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और यही मेन टास्क है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एमसीक्यूज लिखा नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको खुद से जनरेट करना चाहिए कि ये वाली बात किस तरह से पूछी जा सकती है। ठीक होगी बात। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे फर्दर जो है, फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के टॉपिक्स हैं और फ्री रेडिकल्स के, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप एक दफ़ा बेहतर होता है कि पढ़ के आइए, इसलिए मैं पहले से एक दफ़ा टॉपिक को बता देता हूँ कि कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत अहम है। तो ये जो हमारे पास पहला जो है फंडामेंटल्स जो है कंपाउंड्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है और यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतने खुश रहिए।